नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में आज इल्यूमिनेशन विषय में जानते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट प्रकाश स्रोत के बारे में और समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग में फ्लोरोसेंट ट्यूब किस तरह से कार्य करती है, स्टार्टर और चौक ब्लास्ट की क्या एक्शन है और ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे मरकरी में डिस्चार्ज के दौरान जो मरकरी के एटम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करते हैं वो किस तरह से फॉस्फोर मटेरियल द्वारा लुमिनस एक्शन में विजिबल लाइट में कन्वर्ट होती है। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। सामान्यतः वायुमंडल दाब या इससे भी अधिक दाब की स्थितियों पे सभी गैसेज विद्युत धारा के अच्छे चालक नहीं हैं, लेकिन अगर किसी गैस को बंद कांच नलिका में कम दबाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है और गैसीय माध्यम के इलेक्ट्रॉनों के बीच पर्याप्त विभवांतर से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में त्वरित होते हैं और त्वरित इलेक्ट्रॉन जब गैस के अणुओं को टक्कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के दौरान जो ऊर्जा है उससे गैस के कक्षीय इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से धनायन जो गैस के बनते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो दोनों मिलकर पर्याप्त मात्रा में गैस के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं और इस तरह के गैस में धारा प्रवाह को विद्युत विसर्जन आर्क डिस्चार्ज कहते हैं। विसर्जन वाले गैस माध्यम में यदि सोडियम मरकरी जैसी धातुएं भी रखी हुई हैं तो इन धातुओं में ऊष्मा प्राप्त होकर वाष्पन हो जाता है और ऐसे धात्विक अणु भी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से आयनित होकर धारा प्रवाह में अपना योगदान देने लगते हैं और विसर्जन की धारा प्रवाह के दौरान त्वरित इलेक्ट्रॉन जब गैस के अणु या धातु के अणु को टक्कर देते हैं तो अनेक बार टक्कर वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पाके परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तरों पर वापस संक्रमण करते हैं तो वो के ऊर्जा स्तरों के अंतर के अनुरूप अभिलाक्षणिक विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से धातु परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से जो विशेष प्रकार की प्रकाश उत्पन्न होती है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य गैस की प्रकृति और गैस के दाब पर जो हम किसी प्रकाश स्रोत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। अगर मरकरी को कम दबाव पे इस तरह से विद्युत विसर्जन के दौरान गैसीय अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है और उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है तो वो एक विशेष प्रकार की पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करती हैं और इस तरह के पराबैंगनी विकिरणों में हमें दृश्य अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए हम ऐसे प्रकाश स्रोतों की आंतरिक परत पे विशेष प्रकार के फॉस्फोर पदार्थों की पाउडर की लेपन कर देते हैं और ऐसा फॉस्फोर पदार्थ गैस के परमाणुओं द्वारा मूलतः जो पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित हुए उन्हें अवशोषित करके एक द्वितीयक उत्सर्जन के रूप में दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन कर देता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत एक तप्त तंतु प्रकार का कम दबाव के साथ मरकरी वेपर में विद्युत विसर्जन से प्रकाश उत्पन्न करने वाला स्रोत है। ट्यूबलाइट की कांच नलिका में कुछ तरल मरकरी की बूंदें रखी हुई होती हैं जो वाष्पित होकर मरकरी की जो वेपर बनाती है वो यहाँ एक कम दबाव का वातावरण बनाएगी और इस माध्यम में विद्युत विसर्जन की सहज शुरुआत के लिए अल्प मात्रा में ऑर्गन गैस भी भरी हुई होती है। नलिका के दोनों सिरों पर टंगस्टन के कोइल्ड फिलामेंट पर स्ट्रोंशियम या बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है और विद्युत धारा से जब इन्हें तप्त करते हैं तो इनकी ऊष्मा से माध्यम की मरकरी वाष्पित हो जाती है और इनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन शुरुआत में ऑर्गन गैस में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया चालू करते हैं और बाद में यही इलेक्ट्रॉन मरकरी के परमाणुओं को आयनित कर देते हैं और ट्यूब के माध्यम में मरकरी के आयंस इलेक्ट्रॉनों के साथ धारा प्रवाह में योगदान करने लगते हैं। एक बार जब विद्युत विसर्जन मरकरी वाष्प में उत्पन्न हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के मरकरी के परमाणुओं पे टकराव से मरकरी के कक्षीय इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जाओं में जब संक्रमण करते हैं तो जब वो वापस उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों पर आते हैं तो पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं और ट्यूबलाइट की कांच नलिका की आंतरिक परत पर जो फॉस्फोर की कोटिंग की गई है उस पर पराबैंगनी विकिरण अवशोषित हो जाते हैं और एक द्वितीयक उत्सर्जन के तौर पे हमें दृश्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की वर्किंग में इसके परिपथ में लगा हुआ स्टार्टर और चौक ब्लास्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो चौक ब्लास्ट है वो परिपथ में शुरुआत के लिए जो जरूरी दोनों फिलामेंट
इलेक्ट्रोड के बीच में उच्च विभवांतर है वो प्रदान करता है और बाद में ट्यूबलाइट की रनिंग कंडीशंस में धारा को स्थिर सुरक्षित स्तर में रखने में भी अपनी भूमिका निभाता है। शुरुआती फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में मैग्नेटिक चौक बैलास्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पिछले एक दशक से इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट भी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के साथ, जिनमें स्टार्टर की आवश्यकता नहीं रहती, प्रयोग हो रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक ब्लास्ट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक की भूमिका को देखें तो आज के समय में दोनों की लागतें तुलनीय हैं और इलेक्ट्रॉनिक चौक वजन में हल्की है, उसका ज्यादा शांत व्यवहार है और वो सबसे बेहतरीन बात बहुत ज्यादा ऊर्जा कुशल है। एक 40 वाट की ट्यूबलाइट में जहां मैग्नेटिक चौक 10 से 20 वाट अतिरिक्त शक्ति व्यय करती है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक चौक के द्वारा व्यय की गई शक्ति का मान 1 से 2 वाट मात्र है। तो अगर हम एक ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रॉनिक चौक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो अधिक ऊर्जा कुशल व्यवहार करती है। मैग्नेटिक चौक के साथ एक और समस्या है, जब वो ट्यूबलाइट के इस परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है तो परिपथ में चौक के प्रेरकत्व प्रभाव के कारण एक पुअर लैगिंग पावर फैक्टर उत्पन्न हो जाता है और उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हमारी मेंस सप्लाई के साथ हमें एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी शंट में सप्लाई के पैरेलल में पावर फैक्टर सुधारने के लिए लगाना होता है। प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत की संरचना को विस्तार से समझते हैं। जो मुख्य प्रकाश स्रोत है वो एक क्षैतिज अवस्था में इस्तेमाल होने वाली लंबी रेखील कांच की नलिका है, जिसके दोनों सिरों पर टोपीनुमा आधार लगाए हुए होते हैं। जो हमारी रेखील प्रतिदीप्ति नलिका है वो लंबाइयों में फीट में मापे जाने वाली लंबाइयों में होती है और इसकी सबसे छोटी लंबाई आधा फीट 6 इंच हो सकती है और सबसे लंबी लंबाइयों में ये 8 फीट जितनी लंबी भी एक सरल क्षैतिज अवस्था में इस्तेमाल होने योग्य हो सकती हैं। लंबाई के अनुरूप इनकी शक्ति क्षमताएं न्यूनतम 14 वाट से अधिकतम 215 वाट तक हो सकती हैं और यही नलिकाएं व्यास के तौर पे 1 इंच के 8वें हिस्से को सूत 1/8 इंच कहते हैं और सबसे छोटी जो प्रतिदीप्ति नलिका की व्यास है वो 2 सूत 2/8 इंच हो सकती है, जिसे हम यहाँ 2 सूत का 2 T2 रूप कहते हैं। और जो सबसे अधिक व्यास की हमारी प्रतिदीप्ति नलिका है जो 8 फीट लंबी होती है वो 17 सूत 2 इंच और 1/8 हिस्से के साथ T17 रूप में आती हैं। जो हमारे कॉमर्शियल यूज में घरों में और उद्योगों में जो नलिकाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो 2 फीट या 4 फीट की लंबाइयों में उपलब्ध हैं और उनके जो व्यास हैं वो 2 रूप रखते हैं। एक T8 8 सूत वाला 1 इंच डायामीटर का बहुत प्रचलित रहा है और एक दूसरा रूप T5 5 सूत वाला 5/8 इंच डायमीटर वाला भी इस्तेमाल होता है। ट्यूबलाइट के दोनों सिरों पर टोपीनुमा आधार में 2 धातु की पिनें लगी हुई होती हैं जो एक ट्यूब पट्टिका के साइड होल्डर में फिक्स होने पर विद्युत परिपथ में इस तरह का संयोजन करती हैं कि कार्य के दौरान इन फिलामेंट में धारा प्रवाह होने लगती है। टंगस्टन के ये जो कोइल्ड फिलामेंट जिन पे स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने वाले इन फिलामेंट्स को हम तकनीकी भाषा में कैथोड भी कहते हैं। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर कैथोड के रूप में हम टंगस्टन फिलामेंट की ट्रिपल कॉइल संरचना का इस्तेमाल करते हैं। फिलामेंट कांच के स्टेम में एलॉय स्टील और मोलिब्डेनम के सपोर्ट के साथ स्थापित हो जाता है और स्टेम के बीच में जो एग्जॉस्ट ट्यूब है वो नलिका में जरूरी निर्वात उत्पन्न करके कम दाब पे ऑर्गन भर के नलिका को बंद करने का कार्य भी करती है। इन टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हम स्ट्रोंशियम या बेरियम ऑक्साइड की जब लेपन कर देते हैं तो फिलामेंट पदार्थ का कार्यफलन कम हो जाता है और इस बाईपिन बेस को जब साइड होल्डर में इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं और परिपथ की धारा फिलामेंट को तप्त अवस्था में ले आती हैं तो ये अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ट्यूब माध्यम में कर देते हैं और इन्हीं फिलामेंट की ऊष्मा से जो तरल बूंदों के रूप में मरकरी की कुछ मात्रा ट्यूब नलिका में होती है वो कम दाब की मरकरी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ट्यूबलाइट के कार्य के दौरान जब विद्युत विसर्जन की धारा प्रवाहित होती है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन मरकरी के परमाणुओं को टक्कर देके उनके कक्षीय इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित कर देते हैं और यही उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तरों में मरकरी के परमाणु में संक्रमण करते हैं तो विशिष्ट पराबैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन होता है और नलिका के आंतरिक परत पर जो फॉस्फर की कोटिंग द्वारा
अवशोषित करके पुनः दृश्य प्रकाश के रूप में उत्पन्न करना प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहलाता है और इसीलिए इस तरह की ट्यूबलाइट्स को फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक स्टार्टर और मैग्नेटिक चौक बलास्ट के साथ ट्यूबलाइट का विद्युत परिपथ चित्रानुसार है। ट्यूबलाइट के दोनों सिरों पर फिलामेंट कैथोड या इलेक्ट्रोड स्थापित होते हैं जो टोपीनुमा बेस में बाइपिन कॉन्फ़िगरेशन से साइड होल्डर के मार्फत इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाते हैं और मेन सप्लाई के साथ इन फिलामेंट के सर्किट का मैग्नेटिक चौक के साथ एक सीरीज श्रेणी पथ बनता है। वहीं जो स्टार्टर है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के समांतर में चित्रानुसार यहाँ लगाया हुआ होता है। जो मैग्नेटिक चौक बलास्ट है वो वस्तुतः एक बहुत सारे फेरों की कुंडली है जिसमें प्रेरकत्व प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुंडली को पटलित सिलिकॉन स्टील की क्रोड के ऊपर बांधा जाता है ताकि इसका स्व प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी के आसपास आ जाए। कुंडली में फेरों का पर्याप्त काट क्षेत्रफल रखा जाता है। कोर की परमेबिलिटी अच्छी है तो इसमें कार्य के दौरान जो लो क्षतियां होती हैं और कुंडली में जो कॉपर लॉसेज होते हैं उन्हें 10 से 12 वॉट तक सीमित रखा जाता है अगर ये चौक 40 वॉट की 4 फुट लंबी ट्यूबलाइट के साथ काम में ली जा रही है। परिपथ में धारा प्रवाह अचानक स्टार्टर द्वारा काटा जाता है तो धारा के अचानक परिवर्तन से चौक का स्व प्रेरकत्व एक अति उच्च वोल्टेज दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पैदा करता है जिससे पहले से आयनित इस दोनों कैथोड फिलामेंट के बीच के गैस माध्यम में ट्यूब नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन की शुरुआत हो जाती है और ट्यूब जब अपना निर्धारित कार्य प्रदर्शन लगातार कर रही होती है उस दौरान यही मैग्नेटिक चौक एक बलास्ट नियंत्रक का कार्य करती है और वो आर्क में ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण होने के बावजूद भी परिपथ की धारा को बहुत अधिक बढ़ने नहीं देती और उसे सुरक्षित रखते हुए इन फिलामेंट इलेक्ट्रोड्स को नष्ट होने से बचाती है। प्रतिदीप्ति नलिका के विद्युत परिपथ में स्टार्टर दो कार्य करता है। ये सबसे पहले स्वयं के माध्यम से विद्युत आपूर्ति का जो परिपथ है उसे पूरा करता है और परिपथ में फिलामेंट के साथ धारा को प्रवाहित करता है और वही धारा मैग्नेटिक चौक के स्व प्रेरकत्व में भी प्रवाहित होती है और उसके बाद ये अचानक स्टार्टर अपने विद्युत संपर्क खोलकर धारा को जब बाधित करता है तो चौक यहाँ एक हाई वोल्टेज का किक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत विसर्जन को शुरुआत करने के लिए बना लेता है। दो तरह के स्टार्टर हम परिपथों में इस्तेमाल करते हैं। एक ग्लो टाइप स्टार्टर ज्यादा प्रचलित है और एक थर्मल टाइप स्टार्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के ग्लो टाइप स्टार्टर ज्यादा प्रचलित हैं। इसमें नियोन गैस भरी हुई एक कांच की नलिका है और नलिका में दो इलेक्ट्रोड हैं जिनमें से एक बाईमेटलिक कॉन्टैक्ट है जो गर्म होने पर फैलने पे दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देगा और ठंडा होने पे सिकुड़ने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक छोटा अंतराल बना देगा। स्टार्टर में एक बहुत छोटी धारिता 0.05 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी लगाया हुआ होता है जो यहाँ विद्युत विसर्जन के दौरान जो उच्च आवृत्तियों के संकेतों से रेडियो व्यवधान समीप स्थानों पर हो सकते हैं उन्हें रोकने का काम करता है। तो ये रेडियो इंटरफेरेंस को रोकने वाला संधारित्र स्टार्टर में समांतर में लगाया हुआ होता है। इस तरह के ट्यूब परिपथ में जब मेन एसी सप्लाई को स्विच से परिपथ से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले संपूर्ण वोल्टेज ग्लो स्टार्टर के इन खुले इलेक्ट्रोड सिरों पर एक विद्युत विसर्जन नियोन गैस में पैदा कर देती है और उस विसर्जन की ऊष्मा से बाईमेटलिक कांटेक्ट में विस्तार होगा और वो प्रसार करके दूसरे कांटेक्ट के साथ एक शॉर्ट सर्किट बना देता है और उससे इलेक्ट्रोड और चौक में शुरुआती धारा का प्रवाह होता है। जब ग्लो स्टार्टर में प्रारंभिक विद्युत विसर्जन से उत्पन्न ऊष्मा का वातावरण में निकास हो जाता है तो बाईमेटलिक कांटेक्ट ठंडा होकर सिकुड़ जाता है और एक बार फिर परिपथ में स्टार्टर ओपन सर्किट बना देता है और अचानक धारा में हुए परिवर्तन से चौक जो हाई वोल्टेज की किक बनाता है वो पहले से आयनित इस माध्यम में विद्युत धारा का प्रवाह बना देती है और रनिंग कंडीशन में मेन सप्लाई की धारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में ट्यूब नलिका और सीरीज में लगी हुई मैग्नेटिक चौक बलास्ट में प्रवाहित होती है। और इस स्थिति में अगर हम स्टार्टर को स्टार्टर होल्डर से बाहर भी निकाल देते हैं तो ट्यूबलाइट की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं आएगा, अर्थात स्टार्टर केवल ट्यूबलाइट को शुरू करने में योगदान देता है, बाद में कार्य व्यवहार के दौरान इसकी कोई भूमिका नहीं है। जो दूसरे थर्मल प्रकार के स्टार्टर होते हैं
उनकी संरचना और परिपथ में संबंध थोड़ा जटिल है। इसमें एक बाईमेटलिक स्ट्रिप का स्विच कॉन्टैक्ट है और एक तापन करने वाला प्रतिरोध है। सामान्य स्थिति में ये जो बाईमेटलिक स्ट्रिप कॉन्टैक्ट है वो आपस में बंद अवस्था में होता है और जब हम मेन सप्लाई को जोड़ते हैं तो इस बंद कॉन्टैक्ट के मार्फत दोनों फिलामेंट इलेक्ट्रोड और चौक में इस प्रतिरोध के मार्फत धारा का प्रवाह होता है और इस प्रतिरोध के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा इस बाईमेटलिक कॉन्टैक्ट को जब गर्म करके खोल देगी तो अचानक फिलामेंट में और चौक में बहने वाली धारा बाधित होती है और चौक अपने प्रेरकत्व में अचानक जो धारा में परिवर्तन होता है उससे 1000 वोल्ट के आसपास की उच्च विभव को दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उत्पन्न कर देती है और पहले से आयनित इस माध्यम में चौक के सीरीज सर्किट के साथ इस प्रतिरोध के साथ धारा प्रवाह होता है और स्टार्टर के ये जो बाईमेट्रिक स्ट्रिप कॉन्टैक्ट हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। चाहे ट्यूबलाइट के साथ ज्यादा प्रचलित ग्लो टाइप स्टार्टर हो या रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर हो, दोनों स्टार्टर में एक छोटा मान का कैपेसिटर 0.006 माइक्रोफैरड का इन दोनों इलेक्ट्रोडों के समांतर लगाने के लिए उपलब्ध होता है और विद्युत विसर्जन के दौरान जब ट्यूब के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं तो वो विकिरण पड़ोस के संचार यंत्रों में बाधा ना पैदा करे, उन्हें रोकने के लिए ये रेडियो इंटरफेरेंस रोकने का कैपेसिटर स्टार्टर में उपलब्ध होता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझा जा सकता है। जब पहली बार स्विच को ऑन करके मेन सप्लाई वोल्टेज को ट्यूबलाइट के विद्युत परिपथ को दिया जाता है तो इस श्रेणी परिपथ में सबसे पहले यहाँ ग्लो स्टार्टर के खुले टर्मिनल पर सारी सप्लाई वोल्टेज आकर नियोन गैस में जो अल्प दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड रखे हैं वहां एक हल्का विद्युत विसर्जन की चमक पैदा करती है और इस विसर्जन से जो ऊष्मा पैदा होती है उसमें जो स्टार्टर में बाईमेटलिक कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड है वो मुड़कर ग्लो स्टार्टर के ओपन कॉन्टैक्ट को जोड़ देता है और ऐसी स्थिति में इस श्रेणी परिपथ में एक सिरे के इलेक्ट्रोड ग्लो स्टार्टर के बंद हुए कॉन्टैक्ट दूसरे फिलामेंट इलेक्ट्रोड और चौक में परिपथ की धारा का प्रवाह होता है। इस धारा प्रवाह से दोनों इलेक्ट्रोड जो कोइल्ड टंगस्टन फिलामेंट के बने हुए हैं जिनके ऊपर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है वो गर्म होकर यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से यहाँ ऑर्गन गैस आयनित होकर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हल्का विद्युत विसर्जन की धारा प्रवाह भी शुरू कर देती है। इस ऊष्मा से जो तरल मरकरी के कुछ बूंदे ट्यूब के माध्यम में रखी हुई होती हैं वो भी वाष्पित हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनों के आघात से वो मरकरी के जो वेपर हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्साइड की परत चढ़े हुए ये जो ट्रिपल कॉइल्ड जो टंगस्टन फिलामेंट है वो धारा प्रवाह से गर्म होकर इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन करता है और जो ऊष्मा उत्पन्न करता है उससे मरकरी वाष्पित हो गई है और इलेक्ट्रॉनों के मरकरी के एटम पे आघात से मरकरी भी आयनित हो जाती है और यहाँ गैस के इस वातावरण में गैस के धनायन और इलेक्ट्रॉन विद्युत विभवांतर में अपवाह गति करते हुए विद्युत विसर्जन की धारा को बनाते हैं और त्वरित इलेक्ट्रॉनों के आघात से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन इस माध्यम में आयनीकरण करके चालकता को बढ़ा देते हैं और जल्द ही ये जो पूरा ट्यूब का वातावरण है वो इलेक्ट्रॉनों की अच्छी मात्रा और मरकरी और ऑर्गन गैस के धनायनों से अच्छा चालक रूप ले लेता है। इसी दौरान ग्लो स्टार्टर में जो प्रथम ग्लो से ऊष्मा उत्पन्न हुई थी वो ऊष्मा वातावरण में निष्कासित हो जाती है और ठंडा हुआ बाईमेटल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट दूर होकर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में एक ओपन कंडीशन बना देता है और प्री हीटिंग के बाद जब अचानक इन फिलामेंट इलेक्ट्रोड में धारा रुकती है तो वो चौक में भी धारा में बाधा बन जाती है और चौक के स्व प्रेरकत्व में अचानक जो धारा में तेज परिवर्तन होता है वो एक ऐसी उच्च विभव 1000 वोल्ट के आसपास पैदा करता है जो परिपथ में धारा प्रवाह को जारी रखना चाहती है और पहले जो धारा दोनों फिलामेंट इलेक्ट्रोड के साथ स्टार्टर के मार्फत से चौक में बह रही थी वो अब ट्यूब के अंदर इस आयनित वातावरण में धारा प्रवाह का रास्ता बनाती हुई चौक की धारा को निरंतर जारी रखने की कोशिश करती है और यहाँ जो चौक ने अचानक स्टार्टर की मदद से धारा रुकने पर तेज वोल्टेज बनाई थी वो वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 1000 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज की
वृद्धिकरण के साथ विद्युत विसर्जन को चौक के मार्फत से रास्ता प्रदान कर देती है। अब अगर हम स्टार्टर को सर्किट से अलग भी कर लें तो हमारी ट्यूबलाइट की किसी भी कार्य व्यवस्था पे कोई असर नहीं आएगा और धारा प्रवाह इस ट्यूब के आयनीकृत हुए वातावरण में इलेक्ट्रॉन और आयनों के मार्फत लगातार जारी रहेगा। ट्यूबलाइट के अंदर जो गैसीय माध्यम में विद्युत विसर्जन का जो धारा प्रवाह है उसकी धारा विभव अभिलक्षण ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण रखता है, अर्थात अगर परिपथ में धारा का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन और आयन की संख्या बढ़ती है तो माध्यम की चालकता बढ़ने से बढ़ी हुई धारा को जारी रखने के लिए विभव की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं और अगर एक समान विभव ही यहाँ उपलब्ध रहेगा तो परिपथ में धारा की मान का जो वृद्धिकरण होगा वो उत्तरोत्तर जारी रहने पर दोनों किनारों पर जो फिलामेंट इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उनमें अत्यधिक तेज धारा के असर के कारण फ्यूज होने और ट्यूब के नष्ट होने की स्थितियां आ सकती है। तो इस स्थिति में हमारी ये जो मैग्नेटिक चौक थी जिसने स्टार्टर की मदद से शुरुआती उच्च विभवांतर पैदा किया था वो परिपथ में धारा को उच्च मान की बजाय एक सुरक्षित स्तर पर बरकरार रखने के लिए कार्य करेगी और जब परिपथ में अधिक मात्रा में धारा प्रवाह होगी तो ये चौक जो श्रेणी में लगी हुई है उसमें अधिक विभवपात होने पर धारा को ट्यूब के अंदर बनाने के लिए उपलब्ध विभव का मान कम हो जाएगा और धारा का मान बढ़ नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चौक है वो एक ट्यूबलाइट के परिपथ में दो कार्य करती है। वो शुरुआत में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत विसर्जन को शुरुआत देने के लिए 1000 वोल्ट जैसा उच्च विभवांतर पैदा करती है और बाद में ट्यूब के प्रचलन के दौरान जब धारा को सीमित रखना होता है उसका कार्य भी यही चौक का स्वप्रेरकत्व करता है। जब हम किस तरह की प्रेरणिक कुंडली वाली चौक का ट्यूब के श्रेणी में इस्तेमाल करते हैं तो पूरे विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कम और लैगिंग मान का हो जाता है और ये 0.5 पश्च प्रकार का 0.5 लैगिंग अमाउंट का जो पावर फैक्टर है उसे सुधारने के लिए हमें ट्यूबलाइट की मेन सप्लाई के समांतर में शंट में एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी लगा देना चाहिए। ट्यूबलाइट की कांच नलिका के अंदर जब अल्प दाब में मरकरी के ऊपर विद्युत विसर्जन की धारा प्रवाह होती है तो धारा में त्वरित इलेक्ट्रॉन मरकरी के एटम से टकराव करके मरकरी के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों को अपनी स्वयं की ऊर्जा से उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा स्तरों पर संक्रमित कर देते हैं और ऐसे मरकरी एटम में उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा के स्तरों पर संक्रमण करते हैं तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के अनुसार एक अभिलाक्षणिक विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है और कम दबाव पे मरकरी के एटम इस तरह के विसर्जनों में एक अदृश्य प्रकार की पराबैंगनी विकिरण जिसमें हमें दृश्य आभास प्राप्त नहीं होंगे उसे उत्पन्न करती हैं। अगर यहाँ विद्युत विसर्जन मरकरी की बजाय सोडियम या मरकरी कम दबाव के बजाय उच्च दबाव पे हो तो ये विकिरण पराबैंगनी के साथ साथ दृश्य रूप भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जब अल्प दबाव में मरकरी में विद्युत विसर्जन ट्यूबलाइट में किया जाता है तो जो पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न होते हैं उनका अवशोषण ट्यूब नलिका की कांच की आंतरिक परत पे जो फॉस्फोर की जो पाउडर फॉर्म में हमने परत चढ़ाई हुई है उसके द्वारा अवशोषण होता है और ये फॉस्फोर पदार्थ पराबैंगनी विकिरणों का तो अवशोषण कर देते हैं और द्वितीयक उत्सर्जन में विजिबल दृश्य प्रकार के प्रकाश विकिरण पुनः उत्सर्जित कर देते हैं। फॉस्फोर पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार अदृश्य उच्च ऊर्जा के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करते हैं और द्वितीयक उत्सर्जन में अलग अलग तरंगदैर्ध्यों या रंगों के दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से फॉस्फोर पदार्थ द्वारा उच्च ऊर्जा के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करना और दृश्य विकिरणों को उत्सर्जित करना लुमिसेंस या प्रतिदीप्तन कहलाता है और इसी कारण से ऐसी ट्यूबलाइट को हम प्रतिदीप्ति प्रकार के प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो कैडमियम बोरेट फॉस्फोर पदार्थ है वो अभिलाक्षणिक गुलाबी लाल गुलाबी रंग उत्सर्जित करता है, वहीं कैल्शियम टंगस्टेट नीला और मैग्नीशियम टंगस्टेट नीले के साथ हल्का सफेद आभा रखता हुआ प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिंक सिलिकेट से हम हरा रंग प्राप्त कर सकते हैं और जो सबसे बेहतरीन जिंक बेरिलियम सिलिकेट है वो अभिलाक्षणिक पीला सफेद प्रकाश उत्सर्जित करता है जिसमें हम मानवों की आंखों में दृश्य संवेदनशीलता सबसे अधिक दृश्य आभास पैदा करता है वैसा पीला सफेद रंग जिंक बेरिलियम सिलिकेट उत्सर्जित करता है। इसलिए सभी ट्यूबलाइट्स में फॉस्फोर के तौर पे जिंक बेरिलियम सिलिकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कैडमियम सिलिकेट गुलाबी और पीले रंग के मिश्रण जैसा रंग उत्सर्जित करेगा और जब हम सभी प्रकार के फॉस्फोर पदार्थों को एक बढ़िया तरीके से मिश्रित करके ट्यूबलाइट की सतह पर इस्तेमाल करते हैं तो सभी रंगों के समूह से हमें सूर्य के भांति ही दिन की रोशनी जैसी व्हाइट लाइट जिसमें सभी रंगों को उभारने की बहुत अच्छी गुणवत्ता है जिसकी कलर
कलर रेंडरिंग इंडेक्स 100 के नजदीक है वो प्राप्त हो जाती है। प्रतिदीप्ति नलिका प्रकार के लैंप हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जा कुशलता के साथ प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी एक 4 फुट लंबी T8 प्रकार की 1 इंच या 25 मिलीमीटर डायामीटर वाली प्रतिदीप्ति नलिका 2400 ल्यूमन का उत्सर्जन करती है और इसकी ल्यूमन दक्षता बहुत अच्छी 60 ल्यूमन पर वॉट प्राप्त हो जाती है, जो एक सामान्य तप्त तंतु टंगस्टन फिलामेंट लैंप से 4 गुना अधिक है। एक लंबी ट्यूबलाइट से जब सभी जगह से समरूप मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जित प्रकाश में कोई हार्ड शैडो के इफेक्ट्स नहीं आते और ये जो सॉफ्ट ट्यूबलाइट के प्रकाश है वो पूरी तरह से चोंद से मुक्त रहता है। एक ट्यूबलाइट प्रकाश उत्सर्जन करते समय बहुत कम मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, इसलिए जहां एयर कंडीशनिंग की कूलिंग वगैरह की जा रही है वहां ट्यूबलाइट जैसी लाइट को हम कूल और एनर्जी एफिशिएंट लाइट मानेंगे। इसकी यूजफुल वर्किंग लाइफ भी सामान्यतः बहुत अच्छी 7000 और 7500 घंटों तक हो सकती है, लेकिन अगर ट्यूबलाइट को बार बार चालू बंद किया जाता है तो निश्चित है कि इसकी कुछ कार्यकारी उम्र कम हो जाएगी। तो आमतौर पर हम ट्यूबलाइट को वहां इस्तेमाल करते हैं जहां फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ नहीं होते हैं और लंबे समय तक लगातार ट्यूबलाइटों को काम करना होता है। अगर एक ट्यूबलाइट को लगातार जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसका कार्य घंटों का कुल मान 4000 घंटे से भी अधिक समय का हो जाता है तो इसके फिलामेंट की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दक्षता और फॉस्फर की गुणवत्ता में कुछ कमी आ जाती है और पुरानी ट्यूबलाइट उसका लाइट आउटपुट 15 से 20% कम हो जाता है। हालांकि अभी भी ट्यूबलाइट घटी हुई क्षमता के साथ प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती है, लेकिन ऊर्जा बचत और आर्थिक कारणों से ऐसी 4000 या 5000 घंटों तक इस्तेमाल की गई ट्यूबलाइट को बदलना ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। एक ट्यूबलाइट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके परिपथ में चौक और स्टार्टर को भी लगाते समय बड़ी नलिका को भी एक स्ट्रिप में लगाना होगा जिसमें साइड में होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पूरी सर्किटरी जिसमें बहुत सारे तरह के हमें सर्किट कंपोनेंट लगाने होते हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। हालांकि वर्तमान युग में एलईडी लाइटें फ्लोरोसेंट ट्यूब से भी ज्यादा लाभ की स्थितियों में हैं और वो उपयोग में इस तरह की प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोतों को रिप्लेस कर रही है, लेकिन पिछले 30 सालों के अगर प्रकाश इतिहास को देखें तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट अपने निम्नलिखित लाभ के कारणों से सबसे ज्यादा प्रचलित ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता आया है। एक प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत की प्रकाश उत्सर्जन के मान पर आपूर्ति विभव के परिवर्तनों का मामूली सा असर होता है। ये 160 वोल्ट जैसे कम विभव पर भी रोशनी दे सकती है और 240 वोल्ट से भी अधिक विभव के दौरान भी इसकी कार्यकारी उम्र में कोई कमी नहीं आती है। प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत की ल्यूमन दक्षता बहुत अच्छी है, वो 60 ल्यूमन पर वोल्ट जितनी अधिक है और इसीलिए पिछले 20 सालों में सभी ऊर्जा कुशल प्रकाश उत्सर्जन व्यवस्थाओं में हमने प्रतिदीप्ति नलिकाओं और इनके कॉम्पैक्ट वर्जन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स का इस्तेमाल किया है। एक ट्यूबलाइट का प्रकाश बिना ऊष्मा उत्सर्जन करता हुआ, कम ग्लेयर जैसी तीव्रता बनाता हुआ, सॉफ्ट ग्लेयर बनाता हुआ, समरूप वितरित सॉफ्ट शेडो बनाता हुआ बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब हम उचित प्रकार के फॉस्फर पदार्थों का चयन कर लेते हैं तो एक ट्यूबलाइट का उत्सर्जित प्रकाश सूर्य के दिन की रोशनी की जैसे बहुत अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो नेचुरल लाइट के बिल्कुल करीब 100 के पास है वैसा उत्सर्जित करता है। इन तरह के प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत और इनके कॉम्पैक्ट वर्जन CFL की कार्यकारी उम्र भी बहुत अच्छी है, वो 7000 घंटों से भी अधिक समय तक लगातार सेवा दे सकते हैं, जो सामान्य तप्त तंतु लैंप की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक है। अनेक लाभ के साथ साथ इस प्रकार के प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश स्रोत में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हमें प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करते समय एक विशेष स्टार्टर और धारा नियंत्रण के लिए चौक की जरूरत रहेगी और इससे पूरा सर्किट थोड़ा जटिल हो जाता है। बहुत अधिक कंपोनेंट के कारण उनके लागतें बढ़ने से इस तरह के लैंप की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है। कार्य के दौरान जो मैग्नेटिक चौक इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पूरे सर्किट के पावर फैक्टर को पुअर लैगिंग बना देती है और हमें शक्ति गुणांक सुधारने के लिए यहाँ सप्लाई के समांतर में 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर की आवश्यकता रहती है। एक इस प्रकार का प्रकाश स्रोत
पहली बार सप्लाई जोड़ने पर अपनी पूरी चमक प्राप्त करने में कुछ समय लेता है। हमें ट्यूबलाइट को लगाते समय क्षैतिज विन्यास में पूरी लंबाई में लगाना होगा, इसलिए इन्हें विशेष प्रकार के पोजीशंस पर ही लगाया जा सकता है। और अगर एक ही सप्लाई से कार्यरत एक से अधिक ट्यूबलाइट सोर्स आस पड़ोस में होते हैं तो उनसे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, जो चलती हुई वस्तु को रुका हुआ या रुकी हुई वस्तुओं को चलता हुआ बता सकता है और प्रकाश उपयोग के दौरान अवांछनीय समस्याओं को पैदा कर सकता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ट्यूबलाइट की कंस्ट्रक्शन, सर्किट और वर्किंग के बारे में आपकी समझ परीक्षा उपयोगी बन गई होगी। हमारी दूसरी वीडियो से आपकी विद्युत इंजीनियरिंग समझ और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें। हमारी सभी लर्निंग वीडियो देखने सराहने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद।